मिनट का ये दौड़ रहा रस्साकशी, उसने काफ़ी दूर तक मुझे पीछे धकेला, मैंने भी उसके पीछे धकेला। 150 टन का एक जहाज खींचा पानी का। कितनी मन एक शर्म की बात है। क्या हमारे भारत के खिलाड़ियों की बोली बकरों की तरह लगती है? जरा सामने बैठ के तो देखो, मैं जवाब दूं तुमको। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है जो हम अपने बुजुर्गों के मुंह से सुनते आए थे। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। हालांकि इस कहावत का मतलब तो ये होता है कि कोई व्यक्ति का दोहरा चरित्र, लेकिन बात यहाँ हम किसी के चरित्र पर उंगली उठाने की नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं दांतों की। जी हाँ दोस्तों, उन दांतों की जिनसे हम खाना खाते हैं, खाना चबाते हैं। और ये दांत हमारे जो है चेहरे की, हमारे शरीर का एक विशेष अंग होते हैं और इनसे हम छोटे छोटे कौर खाते हैं, छोटी छोटी रोटियां तोड़ते हैं, छोटे छोटे फल को खाते हैं। लेकिन अगर आपसे ये बात कही जाए कि यही दांत कुछ ऐसे चमत्कार भी कर सकते हैं, ऐसे करिश्मे भी कर सकते हैं जिस पर आपको विश्वास ना हो, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने दांतों से, अपने छोटे छोटे दांतों से किसी ऐसी भारी से भारी चीज़ों को खींच सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी ना करें? क्या कोई व्यक्ति दांतों से ट्रक, ट्रैक्टर, बड़े बड़े जहाज, हेलीकॉप्टर या शिप जैसी चीज़ें खींच सकता है? ये सब बातें सुनकर कहीं ना कहीं रोया रोया कांपने लगता है, मन में एक रोमांच जागता है, मन में एक अविश्वास जागता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ है। आइए दोस्तों, हम आपको आज अपनी ये विशेष प्रस्तुति गुमशुदा वर्ल्ड चैंपियन के बारे में बताएं। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों इस खबर के साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको पता पड़े हमारे देश में ऐसे ऐसे दुर्लभ लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है, भारत की पहुंच बढ़ाई है, भारत का सम्मान बढ़ाया है, लेकिन वो खुद उपेक्षा के शिकार होकर गुमशुदा या गुमनाम व्यक्ति का जीवन जी रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे ही एक वर्ल्ड चैंपियन से मुलाकात करवाता हूं जिसने भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों की धरती पर जाकर भारत का गौरव बढ़ाया। अपने छोटे छोटे दांतों की मदद से वो करिश्मे कर दिखाए जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाने ले चलता हूं उस महान हस्ती से, उस महान व्यक्तित्व से, उस बड़े व्यक्तित्व से जिसका करिश्मा, जिसका कारनामा पूरे विश्व में भारत का डंका बजा चुका है, भारत की वाहवाही करा चुका है। लेकिन वो व्यक्ति खुद किस तरीके से उपेक्षा का शिकार होकर गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अभी हम आपको बाहर से, आपने इस हेलीकॉप्टर को देखा था, एयरफोर्स का वो हेलीकॉप्टर जिसको भारत की एक ऐसी विभूति, ऐसे बड़े चैंपियन जिन्होंने अपने दांतों से खींचा था। अब हम उनसे बुलाने जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन कृष्ण गोपाल गुरुजी से। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे चैंपियन से जिसने पूरे विश्व ही की हर देश की धरती में जाकर भारत का जोरदार डंका बजाया, भारत की नाक को ऊंचा किया, भारत के सम्मान को ऊंचा किया। हमारे बीच मौजूद है कृष्ण गोपाल गुरुजी, वर्ल्ड चैंपियन। चलिए अब हम इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं इनके उन अनछुए पहलुओं को, बचपन से लेकर और अब तक की इनकी गतिविधियों के बारे में जानते हैं और समझते हैं इनसे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि इतना बड़ा विश्व का स्टार, विश्व का चैंपियन, बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत आज गुमनामी की स्थिति में क्यों मौजूद हैं। इन सब बातों पर से पर्दा उठाएंगे। कृष्ण गोपाल जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम आपके पूरे जीवन से परिचित कराएं या आपके पूरे उस एक खिलाड़ी के दौर से परिचित कराएं, उस खिलाड़ी के दौर से जिसने
भारत ही नहीं विश्व के हर देश की धरती पर जाकर भारत का डंका बजाया। उससे पहले हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये खिलाड़ी आखिर किस मिट्टी से जन्मा, कौन सी वो पवित्र धूली है जहां आपका जन्म हुआ, वो कौन आपके माता पिता हैं जिन्होंने आपको ऐसी विभूति को जन्म दिया। कृपया कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए मुझे। मेरा जन्म 1964 में हुआ था। दतिया के एक सामान्य परिवार में हुआ था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर साहब, हमारे दादाजी विश्व विजयी गामा पहलवान साहब के साथी थे। तो जिस वक्त गामा साहब को वर्ल्ड चैम्पियन का सम्मान दिया गया था, उसी दौर में हमारे ग्रैंडफादर साहब बुंदेलखंड चैंपियन, उस समय रियासत था तो बुंदेलखंड चैंपियन का सम्मान उनको दिया गया था। तो मेरी जन्मस्थली दतिया है, और चूँकि पहलवानी का क्षेत्र मेरा परंपरागत है, क्योंकि मेरे दादाजी पहलवान रहे, उनसे पहले भी परिवार में पहलवान, क्योंकि मेरी 7वीं पीढ़ी चल रही है और मेरे ताऊजी हैं इस समय एक परिवार के, वो 7 पीढ़ी के विटनेस हैं अभी, कि जिन्होंने अपने जीवन की 7 पीढ़ी देखी अपने परिवार की। तो यहीं से मेरी शुरुआत बड़ी स्ट्रगलपूर्ण शुरुआत हुई। अच्छा, आप दर्शकों को एक चीज़ बताइए कि आपकी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई और उसके आगे की शिक्षा कहाँ हुई, और इस आप लगभग शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहाँ तक शिक्षा हासिल की है? मैंने शिक्षा के क्षेत्र में मैंने प्राइमरी शिक्षा तो दतिया से ही हुई, उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने झांसी से किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से भी किया। आगे हम आपसे एक बात और पूछना चाह रहे थे कि जो वर्ल्ड चैंपियन है जिसने पूरे विश्व में डंका बजाया भारत का, आखिर उस वर्ल्ड चैंपियन को सबसे पहले कहाँ, कब ऐसा लगा, किस उम्र में ऐसा लगा कि उसको भी कोई ऐसा करिश्मा करना है या विश्व चैंपियन बनना है, या जो आपने दांतों से खींचने का जो आपको ललक लगी वो आखिर कहाँ से लगी, किससे प्रेरणा मिली आपको? देखिए, मेरी प्रेरणा का तो जो मेरा स्रोत है या जो आदेश है वो सारी कृपा हनुमान जी की है, क्योंकि पहलवानी परंपरा और पहलवानी परिवार होने की वजह से जीन्स में तो पहलवानी है, लेकिन मैं देखता था कि दंगलों में दंगल होते हैं, कुश्तियाँ होती हैं तो उसमें हार सुनिश्चित है, हर कुश्ती में जीतना संभव नहीं है। तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अकेला मैं ही हूँ। तो हनुमान जी की कृपा से मुझे वो मौका मिला। तो 1985 से हम 90 तक, 87 से 90 तक हम बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में रहे। तो अब चूँकि साल में 2-3 बार ही भीड़ होती थी, 26 जनवरी और 15 अगस्त के राष्ट्रीय समारोह में। तो मैंने अपने दतिया ज़िले में राष्ट्रीय समारोह के दौरान 15 अगस्त 26 जनवरी को बॉडी शो का प्रोग्राम शुरू किया। तो जनता की बड़ी अपार तालियां मुझे मिली, बड़ी खुशी। उस समय वही मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत थी। 26 जनवरी के राष्ट्रीय समारोह के दौरान बार बार बॉडी शो करें तो लोगों के अंदर वो आकर्षण नहीं रहा फिर। तो इसलिए ये सोचा कि क्यों वो अगली बार कुछ नया करके दिखाएं। तो मैंने 26 जनवरी 1990 को एक दौड़ती हुई महिंद्रा जीप को अपने हाथों से रोका। वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड पे थी और मैं आगे खड़ा होके और मैंने उसको हाथों से रोका। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट का ये दौड़ रहा रस्साकशी। उसने काफ़ी दूर तक मुझे पीछे धकेला, मैंने भी उसको पीछे धकेला कुछ मीटर तक। उसके बाद फिर विचार आया कि बॉडी पावर से मैंने जीप तो रोक ली, क्यों ना आपकी बार जो है एक काल्पनिक विचार आया कि अब शरीर की सबसे कमज़ोर चीज़ वो दांत हैं, और बजरंगबली की वज्र शक्ति दांतों में ही होती है, क्योंकि दिखने वाली शरीर की वज्र दिखने वाली केवल दांत ही होते हैं। तो हनुमान जी प्रार्थना की तो प्रेरणा ऐसी मिली कि तो दांतों से जीभ खींचो। तो एकाएक विचार है कि मैं दांतों से जीभ खींचूंगा। तो दांतों से जीभ खींचने के बाद बड़ी सफलता मिली मुझे, लोगों ने बड़ा पसंद किया। उसके कुछ दिनों बाद मंगलवार की सुबह स्वप्न में आया मेरे कि हनुमान जी आदेश दे रहे, चल तू अब जो बड़ा काम करके बाहर जा तू। फिर मैंने देखा अगले मंगलवार को स्वप्न देखा 91 में 91 में स्वप्न देखा कि मैं दांतों से एक हवाई जहाज खींच रहा हूँ। तो कल्पना से परे था, सपने तो सपने ही होते हैं। तो लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा, एक अखबार में देखा कि एक ऑस्ट्रेलियन पहलवान बॉब टेम अपनी कमर में रस्सी बांध के एक सिडनी एयरपोर्ट पे एक प्लेन खींच रहा है। वहाँ से मुझे विश्वास जम गया, दृढ़ इच्छा, जब ये प्लेन कमर से खींच सकता है तो मैं भी दांतों से खींच लूँगा।
अच्छा, इस करिश्माई जो आपकी ताकत है या आपका जो दांतों से खींचने का एक दौर था या खेल था, इसकी आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? इसको क्या किसी ने, आपने कोई ट्रेनिंग किया, ट्रेनर किया, किसी ट्रेनर ने आपको इसकी शिक्षा दी, या ये अपने खुद की जो कुछ? ये मेरी सब प्रेरणा है। कोई मेरा गुरु मुझे मिला नहीं, मेरे गुरु केवल हनुमान जी को ही मैंने गुरु माना है। और हवाई जहाज़ की कहानी ऐसी है कि जब मैंने दिल्ली में हवाई जहाज़ खींचा, मैं तत्कालीन एविएशन मिनिस्टर श्रीमंत माधवराव सिंधिया साहब से मिला, दतिया कलेक्टर का लेटर लेके उनके पास गया, तो उन्होंने पूछा कि मैंने कहा कि साहब मैं हवाई जहाज़ खींचना चाहता हूँ। तो बोले तुमने हवाई जहाज़ देखा है? मैं साहब अभी तक तो नहीं देखा। बोले दिल्ली देखी है? मैं साहब दिल्ली भी नहीं देखी। हवाई अड्डा देखा है? कभी नहीं देखा। बोले क्या देखा है? मैं साहब फिल्मों में देखा हवाई जहाज़। तो मैंने कौन सी फिल्म में? मैंने कहा दारा सिंह जी मर्द फिल्म में एक रस्सी बांध के हवाई जहाज़ को रोक लेते। बोले वो तो हवाई जहाज़ छोड़ी, वो छोटा सा बच्चा है, मेरे लिए साहब हवाई जहाज़ है। बोले तो हमने साहब भेजा है हनुमान जी ने। बोले हनुमान जी ने भेजा है और हम तुम्हें दे देंगे, अगर हम नहीं आप देते नहीं तो हनुमान जी पहुंचाते नहीं। बोले खींच लोगे? और नहीं खींच पाए तो हमने साहब ये तो खींचने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप विश्वास रखिए मैं खींच के ही जाऊँगा। आप एक बार मौका तो दीजिए, हम जब कुछ करेंगे नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो क्या उसके बाद आपको दतिया कलेक्टर ने ऐसा कुछ करने का मौका दिया? जी। क्या ऐसा मौका आपको कब मिला, कैसे मिला, कहाँ से मिला, या उनके माध्यम से आपने क्या पहली बार हेलीकॉप्टर दतिया में ही खींचा या कहीं और? नहीं, दिल्ली के सिंधिया साहब के जो OSD थे प्रशांत मेहता साहब, सीनियर IAS प्रशांत मेहता, आसिफ इब्राहिम जो रॉ चीफ भी रहे हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया। 7 जनवरी 1992 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमने बोइंग 737 560 कुंटल वजन का हवाई जहाज 6 जनवरी को मैंने पहली बार देखा। क्या बताऊं आपको, जब मैंने देखा तो मैं डर गया देख के, क्योंकि जब अभी तक देखा था वो फिल्मों में तो छोटे छोटे प्लेन थे, लेकिन उसको जब मैं सामने देखा जाके तो मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। मेरा वजन 77 किलो था और उस जहाज़ का वजन 560 कुंटल था। अच्छा, आप ये और बताइए कि क्या आपने इस पूरे खेल के दौरान, इस ताकत के प्रदर्शन के दौरान, क्या आपने अपने जीवन को शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ाया? क्या आपने शादी की? मेरी शादी हुई थी साहब। तो थोड़ा सा उसके बारे में। शादी 1987 मेरी शादी हो गई थी, लोकल में शादी हुई, और ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कार्यक्रम करने के पहले 2 पुत्रों की प्राप्ति हो गई थी। तो उसके बाद ही मुझे सफलता मिली जीवन में। अच्छा, अभी तक आप कौन कौन सी वजनदार चीज़ों को खींच चुके हैं? मतलब मसलन जैसे जीप है, ट्रक है, ऐसे आप अब तक क्या क्या चीज़ें ऐसी रही हैं जो खींच? मैं जीप तो चूँकि एक बार स्टार्टिंग में खींची थी, उसके बाद मैंने बोइंग 737 हवाई जहाज़ खींचा। उसके बाद 92 में हवाई जहाज़ खींचा। हवाई जहाज़ बोइंग 737 भी 3 बार खींचा, क्योंकि एक बार खींचा मीडिया कवर नहीं हुआ, मैंने उनने पहले संतुष्टि हुई, दूसरी बार मीडिया नहीं आ पाए, तीसरी बार सिंधिया जी आए, 3 बार हवाई जहाज़। दर्शकों को आप थोड़ा ये भी बताइए कि ये इतना आसान नहीं था, इतने बड़े काम को, इतने बड़े संकल्प को अंजाम देना है। आपने कैसे इसके लिए संघर्ष किया, क्या क्या संघर्ष किया, और कौन कौन से ऐसे प्लेन या जो भी चीज़ें थी, आपने कौन कौन सी चीज़ों के साथ इस संघर्ष को पूरा किया? ज़रा पूरा संघर्ष का दौर बताइए ज़रा। संघर्ष तो इतना किया कि पहले तो मैंने ना तो दिल्ली देखी थी, ना हवाई जहाज़ देखा, ना हवाई अड्डा देखा। तो पहली बार हवाई जहाज़ देख के तो मैं भी डर गया, लेकिन मुझे विश्वास था कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। तो हनुमान जी के पास से मैंने 7 जनवरी 1992 को ये देखिए दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर बोइंग 737 हवाई जहाज़ में नहीं, अब आप देख सकते हैं कि हवाई जहाज़ के सामने मेरी क्या आकार है। 125, 130, 35 सीटर प्लेन के सामने मेरी क्या क्षमता दिख रही है जी। मगर ये हनुमान जी की कृपा से जो है, इसको लगभग जो वहाँ रिकॉर्ड उन लोगों ने किया था, तो लगभग 20 मीटर उन लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी इसकी। ये खींच रहे हैं दूसरी भी, ये 3 बार मैंने बोइंग प्लेन खींचा जी। उसके बाद 9 जनवरी 1993 को ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पे मैंने एयरफोर्स का फाइटर प्लेन खींचा। तो मैं इंडिया का फर्स्ट सिविलियन हूं जिसको एयरफोर्स का गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान प्राप्त है। ये देश के सभी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़पेपरों ने मेरा कवरेज किया हुआ है। अच्छा, मैं पहला भारतीय हूँ जिसको एयरफोर्स का गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान प्राप्त है। हमसे पहले किसी सिविलियन को अभी तक गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान नहीं दिया गया इंडिया में। पहला भारतीय हूँ मैं, 9 जनवरी 1993 को। इसके अलावा भारत के किस किस शहर में
और कहाँ कहाँ आपने मैंने अपनी दिल्ली में अपने खेल का प्रदर्शन किया? दिल्ली में अपना प्रोग्राम किया बोइंग 737 खींचने का। उसके बाद कलकत्ता में इमामी कंपनी, जो इंटरनेशनल कंपनी है इमामी ग्रुप, मैं उसके दंत मंजन का ब्रांड एम्बेसडर बना। तो उनके सौजन्य से मैंने कलकत्ता में लगभग 350 टन का एक जहाज़ खींचा पानी का कलकत्ता में। तो वहाँ की वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा मुझे थर्ड बार जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सम्मान प्राप्त हुआ। उससे रिलेटेड कोई तस्वीर है आपके पास? जी, ये मैं कलकत्ता के खिदरपुर बंदरगाह पर ये जहाज़ खींच रहा हूँ 350 टन का, जिसका स्टार टीवी ने लाइव टेलीकास्ट किया था। देखिए दर्शकों, ये वो शिप है, पानी का जहाज़ है, जहां कलकत्ता में इन्होंने इस जहाज़ को अपने दांतों से खींचा था और इमामी कंपनी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बॉम्बे में खींचा था 210 टन का शिप, जो बॉम्बे से क्रूज शिप, जो बॉम्बे से गोवा जाता जी, इसको ही मैंने खींचा हुआ था। उसके बाद और रिकॉर्ड बनाई। अच्छा, आपको भारत के अलावा किस देश में जाने का मौका मिला और किस देश में, वो उन देशों के नाम भी बताइए, किस देश में जाने का मौका मिला और उन देशों में आपने कौन से ऐसे करिश्मे किए हैं खींचने वाले, जरा उनके बारे में भी बताइए। मैंने बैंकॉक में खींचा 2 बार जी, और दुबई में भी अपना प्रोग्राम किया था। सऊदी अरब के कई जो है शहरों में मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया और अभी एशिया तक ही सीमित रहे अभी, और अभी निकट भविष्य से जाने वाले हैं हम। अच्छा, हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, कंबोडिया, यहाँ मेरी जाने की तैयारी है अभी लॉकडाउन की तो वजह से। क्या अभी भी आप अपने दांतों से खींचने की क्षमता रखते हैं क्या? हाँ, पूर्ण विश्वास है कि मैं थोड़ी खींच रहा हूँ, खींचने वाले तो हनुमान जी है, मेरा तो विश्वास है कि मैं कर लूँगा। लगभग क्या उम्र होगी अभी आपकी? मैं अभी लगभग जो है 56 वर्ष का हूँ। कमाल की बात है दर्शकों, 56 साल की एज, जज्बा 16 साल के एक नौजवान का, और आज भी ये क्षमता रखते हैं कि ये बड़े से बड़े जहाज को, बड़े से बड़े वजनदार किसी भी वाहन को खींचने की क्षमता इनके दांतों में मौजूद है। जबकि इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते लोगों के दांत जवाब देना शुरू कर देते हैं। बचपन में या जब इस दिशा में आपने कदम रखा तो आप कैसे अपने घर से निकले, किसने सपोर्ट किया, कैसे पैसों का वगैरह इंतजाम कैसे किया आपने, ये सब थोड़ा बताइए। क्योंकि आर्थिक रूप से तो बिल्कुल आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि जाने के लिए दिल्ली के लिए किराया भी नहीं था मेरे पास। तो उस समय की तत्कालीन कलेक्टर थी दतिया में श्रीमती कंचन जैन, और एसपी थे यूके लाल साहब, और एक दूसरे आईपीएस थे वी मारिया कुमार साहब, जो डीजी से अभी ऑन प्रेजेंट डीजी हैं एमपी में। और उनने पहली बार मुझे अधिकारियों डोनेट करके दिल्ली भेजा। वहाँ प्लेन खींच के आए हम, उनको लेटर दिखाए, बड़े खुश हुए। दूसरी बार दोबारा फिर जाना था, तो बार बार डोनेशन मांगना उचित नहीं था। तो दूसरी बार मेरी मिठाई की दुकान थी, तो मिठाई की दुकान के बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे पुराने पीतल के, और कुछ घर के बर्तन थे, तो मैंने चुपचाप घर से उठाए और भर के बाज़ार बेच के आ गए। फिर मैंने 2000 रुपये, लगभग 1500-1600 रुपये इकट्ठे करके दोबारा फिर गए दिल्ली हम प्लेन खींचने, दोबारा ऐसे पहुँचे। और तीसरी बार फिर बुलाए मुझे, क्या कहूँ, तीसरी बार मीडिया में हाईलाइट होना था। तो तीसरी बार की पोजीशन रही कि कोई था नहीं, तो कुछ अपनी अंगूठी थी मेरी ससुराल की, उस समय लेटेस्ट 87 में मैरिज हुई थी, तो वो अंगूठी थी मेरी थी और हमारी श्रीमती जी की थी। दोनों अंगूठियों को बेच के तीसरी बार फिर हम इस तरह से दिल्ली पहुँचे, मगर हिम्मत नहीं हारे हम। तो इस बीच आपके परिवार की तरफ से कोई रुकावटें, कोई रोक टोक हुई क्या? अब क्योंकि रोक टोक तो नहीं हुई, मगर आर्थिक स्थिति थी नहीं तो रोक ही एक तरह से। अच्छा, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, मगर मैं हिम्मत नहीं हारा जी। और हम चूँकि अपने बड़े जिद्दी स्वभाव के रहे, तो घर के लोग जानते थे कि ये जिद्दी है, मानेंगे है नहीं। और दिल्ली भी मैंने नहीं देखी थी, तो यहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट स्काउट्स ऑफिसर थे, वो बहुत बड़े मददगार रहे मेरी ज़िंदगी की, क्योंकि ना वो अगर मेरी मदद करते और ना मैं दिल्ली देखता जी। अभी तक आप किन महान विभूतियों से मिल चुके हैं हमारे देश के? कौन ऐसे वीवीआईपी लोग रहे हैं जिनके साथ आपकी मुलाकात हुई, जिन्होंने आपके कंधे पर हाथ रखा, आपका मनोबल बढ़ाया या आपको सम्मानित किया? कृपया एक एक करके उनके बारे में भी ज़रूर बताइए कि किससे सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट मिला। नहीं, देखिए, हमें अमूमन तो सम्मान देश के सभी बड़े बड़े जो है वीआईपी, कंट्री वीआईपीओं ने दिया। इसमें स्टार्टिंग उससे माधवराव सिंधिया साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, चंद्रशेखर साहब, पीवी नरसिम्हा राव जी, और इंद्र कुमार गुजराल साहब, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा,
उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत और प्रणब मुखर्जी साहब। क्या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ, से भी मोदी साहब आपकी कोई मुलाकात हुई? जब ये उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सूरत में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, हाँ। एज ए प्रधानमंत्री क्या आपकी मुलाकात हुई उनसे? नहीं, अभी नहीं हुई। क्या आपने अप्रोच करने की कोशिश की? क्योंकि वो जैसा हमने देखा है, जिस समय से मोदी जी की सरकार आई है देश में, मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के खेल को, भारत की जो भी भारत की चीज़ें हैं जिसको मजबूत किया जा सकता हो, चाहे सेना हो, चाहे भारत का खेल हो, भारत की जो स्वनिर्मित चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया है और खेल खिलाड़ियों का भी बड़ा प्रोत्साहन किया है। तो क्या एज ए प्रधानमंत्री आप उनके पास कभी आपने अप्रोच की कि साहब हमारी मुलाकात हुई थी और मैंने ऐसा किया, तो क्या आपकी तरफ से हमें भी कोई सहयोग मिले? नहीं की मैंने। आपने अप्रोच नहीं की? इसलिए नहीं की कि मैं अप्रोच करते करते जो है हिम्मत हार गया। इसलिए मैंने कहा बजाय किसी से मांगने के वो प्रयास करोगे जिससे हनुमान जी अपने आप दे दें। मैंने मांगना ही छोड़ दिया। अच्छा, वैसे आपने किस किस से अप्रोच की है इस देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को भी लिखा था। मध्य प्रदेश सरकार ने, चूँकि हुआ क्या, उस समय MP में बीजेपी सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तो हमें कांग्रेस सरकार ने चमकाया। तो उसमें तत्कालीन जो है मिनिस्टर थे, यहाँ CM थे सुंदरलाल पटवा जी। तो कहा हुआ कि सिंधिया साहब की उनका जो है कि जो भी भगवान जाने मैचिंग नहीं होती होगी, तो कांग्रेस ने हमें चमकाया, इनने कोई मेरी वक़्त नहीं की। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिला, लेकिन बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कभी आपका कोई सरकार के टाइम पे, पटवा सरकार के टाइम से ही मेरे साथ व्यवहार ऐसा हो, उनके बाद से ही आपके साथ सपोर्ट नहीं हुआ है? नहीं, बस सपोर्ट नहीं हुआ। अभी क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आपको सपोर्ट मिलना चाहिए? अब मिलना तो चाहिए। बड़ा कष्ट होता है कि देश में हमारे हारने वाले खिलाड़ियों को लाखों करोड़ों के इनाम भी मिलते हैं, सम्मान ही मिलता है, जो विदेशों से हार के आ जाती है जी क्रिकेटर हमारे। जी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, लगातार आपके सामने हमारे बीच मौजूद हैं कृष्ण गोपाल गुरुजी, और इनसे बराबर चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा के दौरान एक बड़ी हृदय को छू देने वाली, तकलीफ़ देने वाली बात सामने आई, वो ये कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत ही नहीं विश्व की धरती पर भारत का डंका बजाया, भारत की वाहवाही कराई और तमाम बड़े बड़े ऐसे काम किए, करिश्मे किए जो शायद किसी आम आदमी के लिए, आम खिलाड़ी के लिए संभव नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जिस व्यक्ति को इतने बड़े बड़े करिश्मे किए, उस व्यक्ति को ना ही भारत सरकार की ओर से खेल रत्न मिला, ना पद्मश्री मिला, ना अर्जुन अवार्ड जैसा अवार्ड मिला, ना ही किसी सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, दतिया ज़िले में रहते हैं, लेकिन ना तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का सम्मान मिला या कोई ऐसा अवार्ड मिला। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश के ऐसे खिलाड़ी जो नौजवान नए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि वो इनको देखकर देश के लिए कुछ कर गुजरने की सोचें। लेकिन समस्या यहाँ यही आ जाती है कि जब ऐसे खिलाड़ियों की उपेक्षा की जाती है या उनको नज़रअंदाज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात नौजवानों के लिए मायूस कर देने वाली बात होती है। तो हम कोशिश तो यही करेंगे कि सरकार देर से ही सही, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान दे, इनका मनोबल बढ़ाए, इनको सम्मान के, जिस सम्मान के हकदार हैं उस सम्मान से इनको सम्मानित करे, ताकि हमारे नौजवान खिलाड़ी इनसे प्रेरणा लें और आगे इस दिशा में कुछ नया करके दिखाएं। दोस्तों, अब हम विश्व गुरु कहें या वर्ल्ड चैंपियन कहें, कुछ भी कहें, इनके सम्मान के लिए ये सारे शब्द मुझे बड़े छोटे बड़े ओछे लगते हैं। चलिए हम अब इनसे कुछ और भी सवाल पूछते हैं और कुछ और ऐसी बातें इनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं जिनको जानने का हक हर देश के नागरिक को है, हर उस खिलाड़ी को है जो इनको अपनी प्रेरणा मानता है, अपना आदर्श मानता है, हर उस पहलवान को है जो इनको अपना गुरु मानता है। तो इसी दिशा में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वर्तमान में अभी आप इस खेल से जुड़े हुए हैं या अभी इस खेल को आपने रिटायरमेंट लेने का सोच रखा है? नहीं, रिटायरमेंट तो मैंने लेने का नहीं सोचा, भी जुड़े हुए हैं जी। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि हिम्मत न हारना संसार की सबसे बड़ी जीत है जी। खुद से हार जाना ही हार है, खुद से जीतना कभी हार होती नहीं है जी जी। इसलिए मैं अभी भी निरंतर हूँ। एक यहाँ कोचीन से एक कोलंबो तक जाता है जहाज, एक मलेशिया तक जाता है, उससे भी मैं प्रयासरत हूँ
और एक बॉम्बे से गोवा चल रहा है आजकल एक जहाज जो लगभग जो है 5,000 टन का है जी। 50,000 कुंटल का है या 5,000 टन का है लगभग, उसको हम पुल करने की तैयारी में हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इतने वजनदार जहाज़ों के बारे में गुरुजी इस तरीके से बताते हैं, इतना आसानी से बयां कर देते हैं। हमको ज़रूर सुनने में लगता है कि हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है, मन में एक घबराहट सी पैदा होती है, लेकिन वो इतनी आसानी से इन जहाज़ों के वजन को बताते हैं जैसे ये इनके लिए कोई बच्चों का खेल हो, जैसे बच्चे छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल इसी तरीके से इतने बड़े बड़े जहाज़ों को ये बिल्कुल बच्चों की तरह ही खेलते हैं। चलिए अब हम इनसे एक सवाल और पूछेंगे कि क्या अगर भारत सरकार या राज्य सरकार आपको मौका दे कभी ऐसा कि आपको ऐसे खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार की ओर से ट्रेनर बनाया जाए, तो क्या आप ऐसे मौके को स्वीकार करेंगे? आप चाहेंगे कि आप नौजवानों को इस खेल के लिए ट्रेनिंग दें? ना, मैं इसमें अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं पूर्ण सहयोग करूँगा, क्योंकि हमारे देश के बच्चे, और इसके लिए पहले मैंने बहुत सी बच्चियों को तैयार किया है। एक सारंगपुर में जो पड़ता है हमारे मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की एक गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, सिटिंग प्रिंसिपल हैं बबीता मिश्रा जी। उनको मैंने लगभग 200 टन का एक जहाज गोवा में खिंचवाया था, तो वो वर्ल्ड एडवेंचर वुमेन ऑफ इंडिया के अवार्ड से सम्मानित हैं वो। क्या आप एक चीज़ और बताइए कि इन फ्यूचर आपके जैसे आपने बताया कि हमारे भी 2 बच्चे हैं, तो क्या अगर आपके बच्चे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे तो क्या आप उनका मनोबल बढ़ाएंगे, आप उनका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपकी इस प्रथा को आगे ले जाएं? हाँ, बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है और हजारों लाखों वर्ष से परंपरा है कि जो कार्य घर के बड़े करते हैं बच्चों में वो संस्कार आते हैं। पूरी तरह तैयार हूँ। आने वाली हमारी एक कभी पुत्री है, एक 13-14 साल की। मैंने डिसाइड किया है कि आने वाले 2 सालों के अंदर थोड़ी अभी एजुकेशन अभी चल रही है, तो उसका भी 2-3 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाए, बहुत बड़ा जहाज खिंचवाएंगे उससे और आगे बढ़ाएंगे उसको। बहुत अच्छा। आपने कभी कोई इस दौरान या अभी तक कोई ऐसा दौर देखा कि आपको लगा हो मन में कि मैंने देश के लिए या दुनिया के लिए इतना सब किया, उसके बाद आज मेरा परिवार सर्वाइव कर रहा है? तो क्या ऐसा कोई आर्थिक संकट का दौर आपके परिवार ने देखा है? देखिए साहब, आर्थिक संकट का दौर तो हम लोगों के भाग्य में लिखा हुआ है जी, क्योंकि हम पहलवान हैं और पहलवानों के भाग्य में आर्थिक संकट का दौर हमेशा रहता है। तो कभी कभी ये जब लगता है कि काश मैं भी किसी दूसरे गेम का खिलाड़ी होता तो ये दौर तो नहीं होता जी। तो वो तो संकट रहता है, मगर मैं हिम्मत नहीं हारता और कभी किसी को दोषित इसलिए नहीं करता कि मैंने जो किया देश के लिए किया, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। सरकारें बदलती रहती, देश तो हमारा एक ही है। बिल्कुल। मान सम्मान देश तो हमारे देश को मिला, सरकारों का क्या है? तो इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, मन में आपके कभी कोई ऐसी ठीस रह गई हो बाकी कि आपको लगता हो कि नहीं शायद हमें वो सम्मान नहीं मिला, वो मान नहीं मिला, या हमारे खेल को वो मान सम्मान नहीं मिला, या आपके मन में कोई ऐसी ठीस जो आप दर्शकों से कहना चाहते हो, आप अपना संदेश सरकारों तक या उनके नुमाइंदों तक पहुंचाना चाहते हो, कृपया वो भी अपने मन की ठीस ज़रूर बताएं। मैं निवेदन करता हूं खेल मंत्रालय से और श्रीमंत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कि मोदी साहब, खिलाड़ियों में इतना भेदभाव क्यों है? ये खेल मंत्रालय को सोचना चाहिए कि हर बात में आप क्रिकेट को आगे कर देते हैं, इनको स्पॉन्सरी मिल जाते हैं, खरीदारी मिल जाते हैं। कितनी एक शर्म की बात है कि हमारे भारत के खिलाड़ियों की बोली बकरों की तरह लगती है कि ये 15 करोड़ का, ये 5 करोड़ का है, 2 करोड़ के खिलाड़ी हैं, बकरे बना दिए आपने इनको। इन प्राइवेट स्पॉन्सरों ने इन खिलाड़ियों को, देश का सम्मानित खिलाड़ियों को, इनका सम्मान नहीं देखा। उन्होंने इनको बकरों की तरह मंडी में खड़ा कर दिया कि इनकी बोली लग रही है कि वो इतने का बिका, वो क्या है ये? अरे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की छवि तो देखो। आप इतना बुरा हाल कर रहे हैं कि आपने इनको मंडी में नीलाम कर दिया। तो कम से कम ये बंद किया जाए। ये व्यवहार बड़ा बुरा है। खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है इससे। इसके पीछे क्या कारण, इसको क्या किसको दोषी मानते हैं आप? उसका सबसे बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेटकरण जी। और इनको जो है प्रोत्साहित, क्योंकि इनसे बड़ा बिजनेस हो रहा है। अब भारतीय खेल, जबकि क्रिकेट भी भारतीय खेल है, ये हजारों साल पुराना खेल है जी। आपको याद होगा महाभारत काल में गुल्ली डंडा होता था जी। वही है ये जी। तो इसका जो है, तो माननीय मोदी साहब से मेरा निवेदन है, खेल मंत्रालय से,
कि कम से कम खिलाड़ियों के साथ ये ऐसा भेदभाव ना करें कि इनको तो हारने के बाद आप सारे सम्मान देते हैं, दौलत देते हैं, वो सम्मान देते हैं, वर्दियाँ इनको किस बात की आप इनको वर्दियाँ पहनाते हैं? ये अगर खेल रहे हैं तो देश के ऊपर कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप खेल रहे हो, देश से पैसा कमा रहे हो, आप क्या खिलाड़ियों की मदद कर रहे हो? आप क्या आर्थिक योगदान है आपका देश के खिलाड़ियों के साथ? आपने तो हजारों करोड़ कमा के रख लिए, किसी को 1000 रुपये नहीं दे सकते। किस बात का खिलाड़ी ये खिलाड़ी देश के हर गेम का खिलाड़ी क्रिकेट के अलावा है, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, जीने की व्यवस्था नहीं है, इनके पास हजारों करोड़ सड़े क्यों? और हमारी सरकार भी सारा पैसा इन्हीं पे लौटाती है, मान सम्मान सब कुछ इन पर देती। भाई देखा दोस्तों, ये एक भारत के उस खिलाड़ी का दर्द है जिसने भारत की भूमि से लेकर विश्व के तमाम देशों की भूमि पर जाकर भारत जैसे देश को विश्व गुरु बनाया, दांतों से बड़े जहाज़ों को, बड़े से बड़े शिप को खींचा और तमाम सम्मान अपने देश को दिलाए। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं बार बार वही शब्द दोहराता हूँ कि दुर्भाग्य हमारे इस भारत भूमि का, हमारे देश की भूमि का। एक ओर तो मोदी जी घरेलू चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, लोकल वोकल पे बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय खेलों की बात करते हैं, भारतीय चीज़ों के निर्माण की बात करते हैं, लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है कि भारत के खेलों की उपेक्षा करके क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता है। वहाँ के हारने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मान दिया जाता है, यहाँ जीतने वाले को भी उपेक्षित करके छोड़ दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेट कोई बुरा गेम है और खेल कोई भी हो उसका सम्मान होना चाहिए। खेल हर अपनी दृष्टि में अच्छा है, जिसकी जो पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक को बढ़ाकर बाकी को दबा दिया जाए। ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। चलिए इसी विषय पे और भी पूछते हैं कि क्या आपके मन में ऐसी और भी कोई बात है तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा यही निवेदन है भारत सरकार से और राज्य सरकारों से कि कम से कम आप क्रिकेट के अलावा और भी खिलाड़ियों को तो महत्व दीजिए। आखिर खेल तो सभी बराबर हैं। जैसे माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो इनके लिए तो देश के सारे खिलाड़ी और सारे देश के नागरिक सभी बराबर हैं। तो ये भेदभाव क्यों? पहलवानों को तो ये समझा जाता है कि तो मोटी अकल के हैं, इनकी अकल घुटनों में होती, दिमाग। अरे जरा सामने बैठ के तो देखो, मैं जवाब दूँ तुमको क्या होता है। आज मैं कौन से इनके अवार्डों के हकदार से पीछू? 7 जनवरी 1992 को मैंने जो हवाई जहाज, पानी के जहाज़ों को जो खींचा, आज तक वर्ल्ड में किसी ने वो रिकॉर्ड ना तो तोड़े हैं और ना ही चुनौती दी किसी ने। 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप ले गया था या उसे हार गया, उस समय मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 99 में जो है जून 99 में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया, तब भी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना बनाया था। यानी जिस दौर में भारत को क्रिकेट की तरफ से काला मुंह हुआ, नीचे देखना पड़ा, उस दौर में अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के हमने इस रिकॉर्ड की भरपाई की, इस अपमान की भरपाई की। मगर शर्म की बात है कि ये लोग जब हार के आते हैं एयरपोर्ट में तो हजारों लोग, गवर्नमेंट और सब खड़े हो जाते, प्रोटोकॉल लगा रहे, साहब खिलाड़ी किस बात के घुसने कैसे देते इनको? हजारों करोड़ आप इन पे खर्च कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर ये हार के आते कैसे हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहते हैं कि किसी खिलाड़ी का सम्मान ना हो, लेकिन ये ठीस एक उस खिलाड़ी की है कि जिस खिलाड़ी ने देश के बदनामी के दौर में भी देश का सम्मान बढ़ाया। जैसा बताया कि जब पाकिस्तान से भारत क्रिकेट में हारा, वर्ल्ड कप हारा, ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप जिस दौर में हारा, उस दौर में भी आपने भारत का मान बढ़ाते हुए बड़े विश्व रिकॉर्ड तोड़े और भारत का मान बढ़ाया। लेकिन अफसोस कि उन खिलाड़ियों का लौटने के बाद, हारने के बाद भी सम्मान देश में किया गया, मालाएं पहनाई गई, एयरपोर्ट पे स्वागत किया गया और उनको बड़े इनामों से सुशोभित किया गया। लेकिन ऐसे महान खिलाड़ी ने, जिसने बदनामी के उस दौर में भी भारत का मान बढ़ाया, वो कब भारत आया वापस, कैसे आया, किस एयरपोर्ट से आया, कब घर लौटा? ना तो किसी सरकार ने मान सम्मान बढ़ाया, ना किसी राज्य सरकार ने मान सम्मान बढ़ाया, ना किसी प्रशासन ने मान सम्मान बढ़ाया और ना ही किसी ने उनकी इन उपलब्धियों पर उनकी तारीफ की। ये बड़ा शर्मनाक है। यही एक सबसे बड़ी बात है। ये है साहब सबसे बड़ी बात कि हमारे दतिया जिले में, होम टाउन में और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी शासकीय प्रोग्राम का हमारे शहर में हमको इनविटेशन तक में नहीं बुलाया जाता। यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त कोई भी समारोह हो, मुझे इनवाइट नहीं किया जाए, बाकी सब लोगों को बुलाया जाता है। भैया मुझसे क्या बुराई है? मैंने कौन सा शहर को काला कर दिया?
दोस्तों, ये कितनी शर्मनाक बात है, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम जिस भूमि पर बैठे हैं उसे बुंदेलखंड की भूमि कहते हैं, और बुंदेलखंड की भूमि चाहे हरदौल की भूमि हो, चाहे ध्यानचंद की भूमि हो, उस ध्यानचंद की भूमि जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनके आगे हिटलर को भी नतमस्तक होना पड़ा था। दुर्भाग्य की बात है कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को, सचिन तेंदुलकर देश के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, मानते हैं, लेकिन उनको उनके जवानी के उस दौर में भारत रत्न दे दिया गया। लेकिन ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी, आपके जैसे वर्ल्ड चैंपियन जैसे खिलाड़ी गुमनामी के दौर में जी रहे हैं, ना तो इनको कोई बड़ा अवार्ड दिया गया। और तो और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि लोकल का जिला प्रशासन, लोकल के राज्यों के प्रशासन, सरकारें जब देश में या प्रदेश में या जिले में कोई खेल का भी प्रोग्राम करते हैं, बड़ा सा बड़ा कोई आयोजन करते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों की उपेक्षा करते हैं। इनके पास आमंत्रण तक नहीं दिया जाता, इन्हें इन्विटेशन नहीं दिया जाता, जबकि ये उस मंच की शोभा हो सकते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा हो सकते हैं। सही मायनों में इनके साथ सेल्फी लेकर नौजवान अपने आप को सबसे बड़ा गौरवशाली इंसान मानेंगे। लेकिन अफसोस कि हमारे प्रशासन, हमारी सरकारें ऐसे महान खिलाड़ियों को उपेक्षित करती आई हैं। और रहा मेरे इनाम का, तो 7 जनवरी 92 से आज तक 4.5 लाख मेरे ऊपर इनाम घोषित किए, मिला 4.5 रुपया नहीं है आज तक। ये इनाम 4.5 लाख का जो ड्यू है, ये किस सरकार या किसके द्वारा ड्यू है? जो चले गए हैं हमारे, हम जो स्वर्गीय हो गए हैं, ब्रह्मलीन हो गए हैं, मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहता। ये हजारों बार मीडिया ने दिखाया है, सबको पता है, मगर अब कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको कहने से हमारे बच्चे जो नए नए तैयार होंगे उनकी हिम्मत टूटेगी। इतना स्ट्रगल करके फ़ायदा क्या है? इससे तो अच्छा क्रिकेटर बन जाए, ज़्यादा अच्छा है। देखिए, आप कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि जब इन्होंने इतने सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, उस दौरान इनके लिए कई इनाम घोषित किए गए। 4.5 लाख रुपए का इनाम इनके ऊपर घोषित किए गए, लेकिन आज तक उसमें से एक ढेला इनको नहीं मिला। और इसकी इनको ठेस भी है, इनको दुख भी है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी इनका मनोबल देखिए कि ये अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाले खिलाड़ियों को, नौजवानों को हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि वो ये सोचे कि इस दिशा में अगर हम खिलाड़ी बनते हैं तो हमारे साथ भी कभी ऐसा ना हो। इनका यही कहना है कि नहीं, हम भारत के लिए खेलते हैं, ना कि व्यक्तिगत अपने लिए खेलते हैं, तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अभी हमारे साथ सारे विषयों पे एक एक करके बारीकी से जवाब दिए, बखूबी जवाब दिए, और अपने खेल के उस दौर को बताया, उन सारी समस्याओं के बारे में बताया जो खेल से इनके जुड़ी हैं, इनके अतीत से जुड़ी हुई हैं, इनके फ्यूचर से जुड़ी हैं, और आज वर्तमान में भी उन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कौन कौन सी उपेक्षाएं रही, उन सब विषयों पे हमने बात की। इसीलिए हमने आज विशेष तौर पे इनको नाम दिया, इनके इस स्टोरी को पूरा नाम दिया गुमशुदा वर्ल्ड चैम्पियन के रूप में, ताकि इसको देखने के बाद कम से कम उन सरकारों को, उन प्रतिनिधियों को शर्म महसूस हो, उन प्रशासन के लोगों को शर्म महसूस हो, जो इनको आमंत्रित नहीं करते छोटे छोटे कार्यक्रमों में, जो इनको वो सम्मान नहीं देते जिसके ये हकदार हैं। कम से कम उनको ये इस बात का एहसास हो कि ये प्रतिभाएं ना सिर्फ सम्मान की हकदार हैं, बल्कि यही वो लोग हैं जिनको आप मंच पर खड़ा करके आने वाली पीढ़ी को नई दिशा और सही दिशा दे सकते हैं, देश का मान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ तक तो थी, हमने इनके खेल से और इनके उस हुनर से संबंधित चर्चाएं की, उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य के उन विषयों पर चर्चा की, खुलकर बात की जो इनके मन में है, जो इनकी समस्याएं रही, इनके साथ जुड़ी रही इस खेल से लेकर। अब हम इनके पास केवल खेल से जुड़ी ही प्रतिभा का खजाना नहीं है, इनके पास ऐसे खजाने मौजूद हैं, इनके पास इतने गुण मौजूद हैं, इतने गुणी व्यक्ति हैं कि चलिए अब हम आपको इनके कुछ और गुणों से रूबरू कराते हैं। उन गुणों से जो गुण आपको एहसास कराएंगे कि इतनी प्रतिभावान व्यक्तित्व, इतने बड़े व्यक्तित्व को कैसे लोगों ने नज़रअंदाज किया। इन सब विषयों पे हम आपकी मुलाकात अभी और कराएंगे, और इनके कुछ अनछुए पन्नों को खोलेंगे, कुछ ऐसी बातों को आपके सामने रखेंगे जिनको जानकर आप रोमांचित हो उठेंगे। आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश, हमारे देश की सरकारें और हमारे देश के प्रशासन के, शहर के प्रशासन के लोग कैसे ऐसी बड़ी प्रतिभाओं को उपेक्षित करते हैं। तो अभी हम इनसे जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो इनके व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ी हैं, जहां खिलाड़ी
सादगी से हटकर इनका एक और दूसरा रूप है, दूसरा चरित्र है, दूसरी इनकी क्वालिटियां हैं, प्रतिभाएं हैं, इनके व्यक्तित्व के बहुत से ऐसे राज हैं जिनसे हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे स्थान पर, वहां पर हम इनके उन अनछुए पहलुओं से पर्दा उठाएंगे। एक मुखी रुद्राक्ष जल्दी मिलता है, लाइनिंग से मुख चलता है जी। एक मुखी रुद्राक्ष जल्दी लोगों को हासिल नहीं होता है। छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री बनी भूपेश बघेल, इनको मुख्यमंत्री बनाने वाला अकेला व्यक्ति मैं हूँ। मैं उनको 1 महीने पहले बोल के आया था कि दादा तिवारी जी, जिस दिन आप कुर्सी बैठेंगे मंगलवार और शनिवार को निर्विरोध चुन लिए जाए, निर्विरोध चुन लिए गए थे।